नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों 9 फरवरी को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 6 मिलियन टन लिथियम पाया गया है। आज के इस समय में लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपके स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाली हर चीज लिथियम की डिमांड को बढ़ाती है। दोस्तों लिथियम इस समय हाईली वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बन गया है। इस समय हाईएस्ट लिथियम रिजर्व वाला देश चिली है, जिसके पास 9.2 मिलियन टन लिथियम है। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसके पास 5.7 मिलियन टन लिथियम है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें लिथियम मिला है वह 6 मिलियन टन है। इसका मतलब हम दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व वाले देश बन गए हैं। जैसे अरब के देश तेल बेचकर अमीर बन गए, वैसे ही हम लिथियम से अमीर बन जाएंगे। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 6 मिलियन टन लिथियम मिला है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लिथियम एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मेटल है। सभी स्मार्टफोन चाहे ब्रांड कोई भी हो, आपके फोन में या तो लिथियम आयन बैटरी होती है या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो किसी भी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, उसमें सभी में मोस्टली लिथियम बैटरी डाली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अदर टाइप की बैटरियों जैसे लेड एसिड बैटरियों की कंपैरिजन में लिथियम बैटरियों की लाइफ 10 गुना ज़्यादा होती है। इनका वजन भी 50 से 7% तक कम होता है और ज़्यादा एफिशिएंसी भी देती हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज के लिए भी पावर ग्रिड में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने अन्य देशों से 2020 और 2021 में 8,800 करोड़ का लिथियम बैटरी और 170 करोड़ की लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था। 2021 में लिथियम की ग्लोबल मार्केट की कीमत 600 बिलियन रुपीस थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2028 तक इसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन रुपीस को पार कर जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, कोल पावर पॉइंट को छोड़कर वहाँ हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और हमें जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लिथियम के रिजर्व मिले हैं उन्हें इनफर्ट रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी कि यह वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फॉर श्योर नहीं कह सकते कि इस जगह पर लिथियम रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या है और इकोनॉमिकली उसे माइन करना पॉसिबल है या नहीं, कितना खर्चा आएगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। आप इस ग्राफ को देखिए, इनपुट रिसोर्सेज के ऊपर है इंडिकेटेड रिसोर्सेज, मेजर्ड रिसोर्सेज, प्रोबेबल रिसोर्सेज होते हैं। और वाई एक्सिस पर है कि हम जियोलॉजिकली किसी एरिया को कितना जानते हैं और एक्स एक्सिस पर है बाकी अदर फैक्टर, जैसे कि इकोनॉमिकली पॉसिबल होगा माइन करना या नहीं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खुद G3 कैटेगरी की इनिशियल असेसमेंट में डाला है। उन्होंने खुद कहा है कि G1 और G2 की कैटेगरी तक ले जाने के लिए अभी और स्टडी और रिसर्च की जरूरत है। एक बार इन कैटेगरी तक पहुंच जाएं, तब उसके बाद कहा जा सकता है कि यह माइनेबल रिजर्व्स हैं और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को पता चलेगा कि यहाँ कितना लिथियम मौजूद है, उसमें से कितना निकाला जा सकता है और उसकी क्वालिटी क्या है। और दोस्तों इस स्टेज तक पहुंचने में 5 से 7 साल का समय लग सकता है, जब तक हमें इन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। दोस्तों लिथियम माइनिंग में भी एक हाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगती है। अदर माइनिंग की तरह ही लिथियम माइनिंग में भी पानी, मिट्टी और एयर पोल्यूशन होता है। लिथियम को निकालने का जो प्रोसेस है वह हाई वाटर इंटेंसिव प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा पानी लगता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 22 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। दूसरा, माइनिंग से होने वाले एयर और सॉइल पोल्यूशन का क्या? यह सच है कि लिथियम का यूज करके इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बैटरी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि ओवरऑल कार्बन एमिशन को कम करता है, पर माइनिंग से होने वाले कार्बन एमिशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए देखना होगा क्या करना सही होगा। चलिए अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो 6 मिलियन टन लिथियम मिला है। मान लेते हैं वह प्रोबेबल रिजर्व्स हैं, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा उन्हें माइन करना और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इसका ज़्यादा नहीं है, तो इसका इंडियन इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि ये सारे एजम्पशन लेकर चले तो इंडिया की सिचुएशन गल्फ कंट्री की सिचुएशन से काफ़ी सिमिलर हो जाएगी।
जिनकी किस्मत पलट गई थी जब उन्हें तेल मिला। और इतिहास में देखना जरूरी हो जाता है कि जिन जिन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज मिले उसका उन देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके कई पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हैं। गल्फ कंट्री के अलावा नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, बोट्सवाना और रवांडा जैसे देशों में तेल मिला जहां काफी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ अपोजिट एग्जाम्पल्स भी हैं जिन देशों के लिए उनके नेचुरल रिसोर्सेज अभिशाप बन गए और उन देशों को नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कॉन्गो, बोलीविया और नेदरलैंड। नेदरलैंड का केस इतना फेमस था कि इस घटना का नाम इसके नाम पर रखा गया, डच डिजीज। इसे रिसोर्सेज कर्स भी आप कह सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जहां नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उस देश को तो रातों रात अमीर बन जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। सन 1977 में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पहली बार डच डिजीज शब्द का इस्तेमाल किया नेदरलैंड केस को समझाते हुए। एक्चुअली 1959 में नीदरलैंड में लार्ज गैस रिजर्व्स मिले थे। उन्होंने इस नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इससे उनकी इकोनॉमी को फायदा भी हुआ। लेकिन 10 साल बाद 1970 से 1977 के बीच उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 5.1 तक पहुंच गया, जो कि पहले 1% पर था। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जिन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो वह देश अन्य देशों में अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करता है। ऐसा करने का मतलब है आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे, बाकी लोग भी आपके देश में पैसा लगाना चाहेंगे, तो इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट होने का मतलब है आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। नेदरलैंड के केस में कह सकते थे कि नेदरलैंड की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, पर करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना दोनों अलग बात है। ऐसा होने से कुछ बिजनेस को फायदा होता है और कुछ बिजनेस को नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो जो लोग अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वह करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामान की कीमतें वहां बढ़ चुकी होंगी और इसका इम्पैक्ट देश के बाकी सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। नीदरलैंड के एग्जाम्पल में इनके गैस एक्सपोर्ट बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन इनकी बाकी इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है डच डिजीज का लेबर मार्केट पर। जब किसी देश में ऑयल या फिर लिथियम की डिस्कवरी होती है तो उस सेक्टर में भारी मात्रा में जॉब क्रिएट होती है। इस सेक्टर में लोग जॉब के लिए ज़्यादा आना चाहेंगे और जिसका इम्पैक्ट दूसरे बाकी सेक्टर्स पर पड़ता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डच डिजीज का मतलब है अगर किसी देश में भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उस देश की बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं है तो वह इस नेचुरल रिसोर्सेज से अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएंगे और वह नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। यही हमें नीदरलैंड में देखने को मिला। डच डिजीज को अवॉइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसी डेवलप्ड कंट्रीज जहां भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डच डिजीज को अवॉइड किया है। आइए नॉर्वे के एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। एक और तरीका है डच डिजीज से बचने का, जिसका यूज नॉर्वे ने बहुत अच्छे से किया है। नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर जो पैसा आ रहा है उसे जनता की भलाई के लिए लगाया जाए, और ऐसा उन्होंने एक सोवरन वेल्थ फंड बनाकर किया, जिसमें जो एक्सेस पैसा कमाया उस नेचुरल रिसोर्स को बेचकर उसे एक फंड में इकट्ठा किया जाए और उस पैसे को यूज किया जाए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में, देश को डेवलप करने में। नॉर्वे का आज जो वेल्थ फंड है वह $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा सोवरन वेल्थ फंड। इस पैसे को एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी लिथियम पर कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।